डी सरपंच। मैम ऑप्शन सी किसान। किसान, किसान नहीं किसान। 64 का हो जाएगा सी। वो उसके पिताजी एक किसान थे और उसने मेहनत करके वो आयकर विभाग में सरकारी नौकरी पाया था। चलिए 64 का हो जाएगा सी। 65 जीविका, जीविका पढ़िए। हाँ पढ़िए, जीविका पढ़िए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, जीविका नहीं पढ़ रही है। अब आगे पुष्कर, पुष्कर। यस मैम। हाँ पढ़िए। मेहनती का विलोम होगा। ऑप्शन ए कामचोर, ऑप्शन बी आलसी, ऑप्शन सी अकर्मण्य, अकर्मण्य, हाँ ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मैम इसका मैम ऑप्शन डी होगा। मैम डी होगा। आलसी। ठीक है, डी नहीं होगा बेटा, इसका डी होगा। मेहनती का विलोम। मेहनती कौन होता है? जो मेहनत करता है। उसका उल्टा क्या होता है? जो मेहनत नहीं करता। उसको हम आलसी भी कहते हैं, उसे हम कामचोर भी कहते हैं, उसे में हम आक्रमणीय भी कहते हैं। यानी कि चारों ऑप्शन होंगे। तो बच्चों, आज जो हमने डिस्कस किया बहुत ही सरल था, और उस बहुत ही सरल था। 61 का सी है, 62 का ए है, 63 का ए है, 64 का सी है, और 65 का डी है। चलिए अब हम और दूसरे अनुच्छेद पे आते हैं। उस अनु अब हम नेक्स्ट अनुच्छेद पे आते हैं। ठीक है, मुझसे भी। किसका किसका पूछ रहे हैं? मैम मैम डी बताने जा रहा था, मैं निकल गया मैम मुंह से भी। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान दिया करिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 2 पे आते हैं। मानवी, मानवी विश्वकर्मा। यस मैम। पढ़िए। कबड्डी एक खेल है जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप द्वीप में खेली जाती है। इस खेल का उद्भव प्राचीन भारत में तमिलनाडु। हम क्या? चलिए पढ़िए। प्राचीन भारत में तमिलनाडु में हुआ था। आधुनिक कबड्डी इसी का संशोधित रूप है, जिसे विभिन्न जगहों पर अन्य कई नामों से जाना जाता है। चलिए ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये पायल, पायल। यस मैम। चलिए उसके आगे पढ़िए। अन्य कई नामों से जाना जाता है, कि आगे पढ़िए। कबड्डी नाम का प्रयोग प्रायः उत्तर भारत में किया जाता है। इस खेल को दक्षिण भारत में चेडुगुडू चेंडूगुडू और पूर्वी भारत में हुतुतु के नाम से भी जानते हैं। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। यह खेल आमतौर पर 20-20 मिनट के दो हिस्सों में खेला जाता है। इस हर हिस्से में टीमें पाला बदलती हैं और इसके लिए उन्हें 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। कबड्डी का विश्व कप सबसे पहले 2004 में खेला गया था। हाँ तो बच्चों, आप जानते ही हैं, आप सब लोगों के स्कूल में भी कबड्डी होता है, और आप सब लोग कबड्डी खेलते भी हैं, और कबड्डी के बारे में आप सब लोग जानते भी हैं। तो
कबड्डी के बारे में आप सब लोग जानते भी हैं। तो कबड्डी तो खेल सभी को बहुत पसंद आता है, स्कूल में भी आप सब लोग खेलते हैं। तो कबड्डी का जो एक खेल है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में खेली जाती है। और इस खेल का जो उद्भव हुआ था वो प्राचीन भारत में तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु से ये खेल आया था और है ना, जिसको कई तरीके से संशोधित किया गया। पहले ये अलग प्रकार से खेला जाता था, धीरे 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 इसमें संशोधन किया गया और इसको कई जगह खेला जाने लगा। लोगों को इतना पसंद आया, कई जगह खेले जाने लगा और इसको कई नाम दिए दिए गए। ठीक है, तो इसको जैसे दक्षिण भारत में इसे चेंडू गुड़ू के नाम से बुलाया जाता है और पूर्वी भारत में इसे हुतुतु कहते हैं। हम लोगों के यहाँ इसको कबड्डी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। जैसे हम लोगों के यहाँ हॉकी है, जैसे उनका ये राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, और ये खेल आमतौर पे 20-20 मिनट के दो हिस्सों में खेला जाता है। 20 मिनट के लिए खेला जाता है और फिर 20 मिनट बाद पाला बदला जाता है। 5 मिनट के लिए है ना ब्रेक दिया जाता है और दोनों साइड का पाला बदल दिया जाता है और फिर से खेल खेला जाता है और जो जीतता है वो विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले से विश्व कप में है ना कबड्डी का जो हुआ था वो 2004 में खेला गया था। तो ये कबड्डी के बारे में लिखा हुआ है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो अब मैं जिसका नाम लूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करेगा। चलिए, अनुराग अनुराग अनुराग। मैम प्रोजेक्ट में नहीं है वो। अच्छा चलिए, ठीक है। तो अंकुर 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 अपने आप को अनम्यूट करके इसका जवाब दें। चलिए, अंकुर जवाब नहीं दे रहे। अभिषेक, आप पढ़िए इसको, इसका जवाब दीजिए। अभिषेक यादव। यस मैम। पढ़िए। कबड्डी का विश्व कप सबसे पहले कब खेला गया? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2008। मैम इसका बी होगा। बी। 2004। कॉन्फिडेंटली बताइए बी। कबड्डी का विश्व कप सबसे पहले 2004 में खेला गया था। ठीक है, तो 66 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, स्नेहा। स्नेहा यस मैम। पढ़िए। कबड्डी का उद्भव प्राचीन भारत में कहाँ हुआ था? ए तमिलनाडु में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बिहार में, डी हरियाणा में। मैम ए में, तमिलनाडु। वेरी गुड। 67 का हो जाएगा ए। तमिलनाडु से इस खेल की शुरुआत हुई थी। चलिए, अब नेक्स्ट उसके बाद प्रियांशी। प्रियांशी प्रियांशी यस मैम। पढ़िए। कबड्डी कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? नंबर ए भारत, नंबर बी पाकिस्तान, नंबर सी बांग्लादेश, नंबर डी नेपाल। मैम इसका सी होगा। बांग्लादेश। वेरी गुड। 68 का सी हो जाएगा। बच्चों लिख लीजिए। नहीं, चलिए अब 69 पे हम लोग चलते हैं। अब प्रिया गौड़। प्रिया गौड़। चलिए, प्रिया गौड़ जवाब नहीं दे रही। सुधांशु। सुधांशु पढ़िए। कबड्डी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चेडू-गुडू, ऑप्शन बी येडुगा, ऑप्शन सी हुतुतु, ऑप्शन डी कबच। मैम ए। वेरी गुड। 69 का ए है, चेडू गुडू। चलिए, 69 का ए हो जाएगा। अब हम लोग 70 पे आते हैं। चलिए, तन्नु। तनु तनु पढ़िए। चलिए, तनु के बाद वर्षा। वर्षा यस मैम। पढ़िए। यह खेल आमतौर पर 20-20 मिनट के कितने हिस्सों में खेला जाता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। मैम ऑप्शन सी 2। 20-20 मिनट के लिए दो हिस्सों में भी खेला जाता है, जिसमें बीच में 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, उसमें पाला बदला जाता है। चलिए,
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार सारे ऑप्शन दोहरा दे रहे हैं। 66 का बी होगा, आप लोग लिख लीजिए ऊपर, अनुच्छेद 2। 66 का बी, 67 का ए, 68 का सी। चलिए, अच्छा एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी? अच्छा एक मिनट, बताइएगा जब है ना दिखने लगे। एक मिनट। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब बताइएगा जब स्क्रीन दिखे। अब दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, एक मिनट। मैम फिर से चली गई। चली गई। मैम चली गई। अब दिख रही है? नो नो मैम। मैम। नो मैम। एक मिनट। मैम को मैम मीटिंग रुकिए। होस्ट बना दो। मैम रुकिए, को होस्ट बना दे आपको। एक मिनट। मैम अभी प्रेजेंट मत कीजिएगा। लीव कर दो मैम। बात क्यों नहीं? आप लोग बताइएगा मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए अब मैं बताइएगा स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस मैम। अब दिख रही है? यस मैम। ओके, चलिए हम लोग फिर से है ना इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैम चली गई। चली गई। मैम आकाश प्रेजेंट कर दिए। हाँ चलिए, कोई और बच्चा प्रेजेंट कर दे, मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। चलिए, म्यूट रहो, सभी लोग म्यूट रहे पहले। म्यूट पुष्कर तुमसे कहा गया है। व्हाट्सएप मत करो अभी स्क्रीन शेयर। मैम जिसे कहेंगी वो करेगा। हेलो यस मैम। अभिषेक, आप ही स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए। अभिषेक, मैम रुक गई, आपको को होस्ट बना दे, आप कर दीजिएगा इस बार। ठीक है, बना दिए, अब करिए। अब प्रेजेंट करें? यस मैम आप करिए, अब कोई कर नहीं पाएगा। बच्चों बताइएगा। मैम दिखने लगा। दिखने लगी। ओके, चलिए ठीक है। कहाँ जाए, यही सब डिस्टरबेंस होता है, क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। यस मैम। चलिए चलिए ठीक है, अब तो दिख रही है? यस मैम दिख रही है। सभी लोग म्यूट रहे, सभी लोग। चलिए अच्छा ठीक है, कबड्डी वाला हो गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको अभिज्ञान पढ़ेंगे। अभिज्ञान, का बता दीजिए मैम। 17 का बता दीजिए अच्छा एक मिनट, 70 का, मैम। सी। 70 का सी होगा। चलिए अब अनुच्छेद 3 लिख लीजिए ऊपर, अनुच्छेद 3। अब इसको पढ़ेंगे, जिसका हमने नाम बोला था अभिज्ञान। इसे पढ़िए। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। मैम स्क्रीन काली हो गई। अब दिख रही है? चलिए हाँ मकबरा पढ़िए।
ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। शाहजहां मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र थे। ताजमहल के वास्तुकार का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। सन 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। बस ताजमहल स्टॉप का करिए, भारत की इस्लामी बस स्टॉप करिए। चलिए सौरभ पढ़िए, सौरभ आगे पढ़िए सौरभ। चलिए सौरभ सुन नहीं रहे, सेजल पढ़िए, यस सेजल मैम। पढ़िए। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का भी रत्न घोषित किया गया है। इसका निर्माण 1648 के लगभग पूर्ण हुआ था। महल के मुख्य आधार के चारों कोनों पर 4 विशाल मीनारें स्थित हैं। यह अजूबों में ताजमहल का सर्वोच्च स्थान है। ताजमहल के पूरा होने औरंगजेब द्वारा अपदस्थ कर आगरा के किले में नजरबंद कर दिया गया था। वेरी गुड, बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत अच्छे से पढ़ा, दोनों लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और बाकी लोगों ने मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से सुना होगा। तो ताजमहल तो हम सब ने देखा भी है, टीवी में भी देखा है, कई लोग आगरा गए होंगे और कई लोगों ने ताजमहल देखा ही होगा। बहुत सुंदर है और हम ताजमहल के बारे में जानते भी हैं कि ये आगरा में है और जो यमुना नदी के किनारे है ना ये बना हुआ है और ये विश्व धरोहर है। जो हमारे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जो हमारे विश्व के 7 अजूबे हैं, उसमें हमारा ताजमहल भी है। और इसको मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था। वो उनसे बहुत प्रेम करते थे और उनकी याद में के लिए ये ताजमहल बनवाया था। उसी के अंदर उनकी पत्नी की समाधि है। शाहजहां जो थे वो मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र थे। ताजमहल को जिसने बनाया है बच्चों, उसका नाम, ये आपका जीके का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि ताजमहल को किसने बनवाया है। तो शाहजहां ने बनवाया है। किसके लिए? अपनी पत्नी की याद के लिए। लेकिन इसको बनाया किसने? इसकी डिजाइन, इसकी जो ताजमहल जैसा दिखता है, उसके वास्तुकार का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। यानी ये समझो कि इतनी सुंदर मकबरा जो है, इतना सुंदर जो मॉन्यूमेंट है, वो आज तक किसी ने नहीं बनाया है। ये सन 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ताजमहल को यूनेस्को ने, ठीक है। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का भी रत्न घोषित किया गया। इसका निर्माण 1648 के लगभग पूर्ण हुआ था। ताजमहल के मुख्य आधार के चारों कोनों पे 4 विशाल मीनारें स्थित हैं। ये 40 मीटर ऊंची हैं। ताजमहल के दक्षिण में स्थित एक छोटी सी बस्ती को ताजगंज कहते हैं, क्योंकि ये बस्ती ताजमहल के पास है, इसलिए इसको ताजगंज नाम दिया गया। ये 7 अजूबों में है और है ना, ताजमहल को पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को अपने पुत्र औरंगजेब द्वारा आपत्तित कर दिया। आगरा के किनारे में नजरबंद कर दिया गया था, किले में, ठीक है। आगरे के किले में उनको नजरबंद कर दिया गया था। और एक चीज ये भी सुनने में आई थी कि शाहजहां ने, जिन लोगों ने ये है ना ये ताजमहल बनवाया था, उन लोगों के हाथ कटवा दिए थे कि कोई दोबारा से ऐसे ही मॉन्यूमेंट, ऐसा ही मकबरा दोबारा से ना बन पाए। इसलिए उन्होंने उन मजदूरों के हाथ ही कटवा दिए थे जिन लोगों ने ये ताजमहल बनवाया था। तो ये ताजमहल के बारे में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम नाम लेंगे ख्वाहिश का। ख्वाहिश 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 पढ़िए।
ताजमहल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। मैम ऑप्शन नंबर बी यमुना। ऑप्शन बी यमुना। ठीक है, 71 का आप बी लिख दीजिए। चलिए 72 इसको बताएंगी जीविका। चलिए जीविका, जीविका, यस जीविका मैम। चलिए पढ़िए, हाँ जी। सोइए मत और पढ़िए। चलिए। ताजमहल के वास्तुकार का क्या नाम था? ए अमीर खुसरो, बी मालिक काफूर, काफूर, सी एक निजामुद्दीन, सी उस्ताद अहमद लाहौरी। मैम डी उस्ताद अहमद लाहौरी। वेरी गुड, डी ऑप्शन होगा 72 का डी। अब हम लोग 73 पे चलते हैं। 73 को पढ़ेंगी इशिका। इशिका यस मैम। चलिए पढ़िए। शाहजहां के पुत्र का क्या नाम था? औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब, बी जहांगीर, जहांगीर, सी अकबर, डी बाबर। मैम इसका भी डी क्यों होगा? और शाहजहां के पुत्र का क्या नाम था? अभी आपने देखिए अनुच्छेद पढ़ा था, उसमें उनका पुत्र का नाम बताया गया है कि उन्होंने उनको किले में नजरबंद कर दिया था। तो 73 का ए है, शाहजहां के पुत्र का नाम औरंगजेब था। गलत मत पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता बच्चों, एग्जाम में कोई क्वेश्चन में डाउट रहेगा, ऊपर जाके अनुच्छेद पहले पढ़ के तब जवाब दीजिएगा। बच्चों 73 का ए लिखिएगा। चलिए अब हम लोग 74 पे जाते हैं। इसको जवाब देंगे बता रहे हैं किशन। किशन, किशन, चलिए किशन जवाब नहीं दे रहे। अब आशुतोष, आशुतोष इसका जवाब देंगे। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। चलिए ताज ताज मैम पढ़े। हाँ पढ़िए। ताजमहल दक्षिण में स्थित छोटी सी बस्ती को क्या कहते हैं? दक्षिणगंज, दक्षिण ताज, ताजगंज, ढकनी ताज। मैम ए। हाँ ए कहाँ होगा बेटा? आपने इसका मतलब अनुच्छेद को ध्यान से नहीं पढ़ा। छोटी सी बस्ती जो बगल में, उसको ताजगंज कहते हैं। मैम डी ताजगंज, ताजगंज। बाकी बच्चे क्यों बोल रहे हैं बीच में? जिसका नाम लिया जरा से वही बोले। और बेटा बाद में आप है ना कह रहे हैं हाँ मैम, ऐसे नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िए। 74 का डी। चलिए अब हम 75 पे आते हैं। इसका जवाब देंगे दिव्यांश। दिव्यांश पढ़िए। दिव्यांश, चलिए दिव्यांश नहीं है। रांची यादव, रांची यादव पढ़िए। पढ़िए। परदस का विलोम शब्द है। ऑप्शन है अपरदस, ऑप्शन बी पदश्रुत, ऑप्शन बी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई। मैम इसमें होगा सी, सी ए और हाँ ठीक है, दोनों ही होता है। पदस्थ का दोनों ही होता है। अपदस्थ भी कहते हैं और पदच्युत भी कहते हैं, क्योंकि है ना मतलब इसका मतलब होता है पद से हटा देना। ठीक है, कोई किसी पद पे बैठा है। औरंगजेब जो थे उन्होंने अपने पिता को हटा दिया था और उनको नजरबंद कर दिया था किले में। उन्हें लगा कि मेरे पिताजी ने इतना बड़ा, इतना महंगा मकबरा वो बनवा रहे हैं, इतना बड़ा है ना मॉन्यूमेंट बनवा रहे हैं, इतनी बड़ा बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी है ना बहुत नुकसान कर रहे हैं और वो बहुत पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वो औरंगजेब को ये लगता था, तो उन्होंने कहा कि इनको हटाओ, और अब खुद सिंहासन पे बैठ गए और उनको पदस्थ कर दिया। और है ना वो खुद सिंहासन पे बैठ गए और उनको एक किले के अंदर आगरा के किले में उनको नजरबंद कर दिया। चलिए तो हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। 71 का बी है,
72 का डी है, 73 का ए है, 74 का डी है और 75 का सी है। चलिए अब हम लोग अनुच्छेद 4 पे आते हैं। अनुच्छेद 4, चलिए अब इसको पढ़ेंगे। अनुज, अनुज इसको पढ़िए। अनुज पढ़िए, पढ़िए। चंद्रगुप्ता मौर्य प्राचीन गुप्ता, भारत एक के मिनट एक इतिहास। मिनट एक मिनट। चंद्रगुप्ता कहाँ लिखा हुआ है बेटा? गुप्त लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण राजा। प्राचीन, बेटा रुकिए, जहाँ कहा जाए वहां रुकिए। प्राचीन नहीं होता, प्राचीन होता है। पहले आप सही पढ़िए, चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन, सही से पढ़िए। चंद्रगुप्त हाँ, मौर्य प्राचीन फिर प्राचीन। प्राचीन हाँ, भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण राजा हैं। हाँ। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना चंद्रगुप्त की राजधानी थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि साधारणता 321 ईस्वी पूर्व निर्धारित की जाती है। उन्होंने लगभग 24 वर्ष शासन किया और इस प्रकार उनके, चलिए आप रहने दीजिए बेटा, आपके यहाँ कुछ नेटवर्क इशू है, रुक जाइए बेटा। अनुराग कौन है? अनुराग को बोला था ना, जिनको भी बोला था, आप रुक जाइए बेटा, आपके यहाँ कुछ नेटवर्क इशू है। चलिए अब नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण राजा है। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना, जो अब पटना है, वो चंद्रगुप्त की राजधानी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य रोहण की तिथि साधारणतः 321वीं पूर्व निर्धारित की जाती है। उन्होंने लगभग 24 वर्ष शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत लगभग 297 ईस्वी पूर्व में हुआ। मैगस्थनीज ने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये आप लोग जान लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत धनानंद द्वारा शासित था। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ। ये पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया जा रहा है। हिस्ट्री में जब आप लोग आगे पढ़ेंगे, जब तो आप लोगों को चंद्रगुप्त डायनेस्टी के बारे में पूरा होगा कि चंद्रगुप्त के शासन काल में कैसे कैसे चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड, ऐसे करके कितना उनकी पूरी है ना जो साम्राज्य था वो किस तरीके से कार्य किया। वो पटना के, जिसको आप पटना कहते हैं, पहले उसको पाटलिपुत्र कहते थे, वो उनकी राजधानी थी। उन्होंने 24 साल राज्य किया और है ना क्या कहते हैं, उनकी उसमें एक मैग्नस्थनीस थे जिन्होंने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी, जिन्होंने इनके ऊपर किताब भी लिखी है। ठीक है, ग्रीक और लैटिन लेखों में, यही जो ग्रीक और लैटिन भाषा में चंद्रगुप्त के बारे में लिखा भी गया है और उनको सेंट्रोकोटस और एंट्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके गुरु थे चाणक्य, जो कि अर्थशास्त्र के बहुत बड़े, अगर ये कहा जाए उत्पादक, मतलब वो थे कि उन्होंने अर्थशास्त्र के जननी थे। वो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े है ना विद्वान थे और वो उनको कौटिल्य और चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब सिकंदर ने जब आक्रमण किया उस समय समस्त उत्तर भारत धनानंद द्वारा शासित था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद से हुआ और किस उत्तराधिकार के लिए हुआ। चलिए अब हम लोग
आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका जवाब देंगे। अब ये समृद्धि, समृद्धि पढ़िए। सिकंदर के आक्रमण से के समय लगभग समस्त उत्तर भारत किसके द्वारा शासित था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी मेगस्थानीज। मैंने इसका ऑप्शन सी धनानंद। हाँ धनानंद। चलिए 77। अब इसको पढ़ेंगी ईशानी, 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 ईशानी। चलिए नहीं पढ़ेंगे। वैभव, वैभव। चलिए पढ़िए वैभव। चलिए वैभव भी नहीं पढ़े। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था? ए चाणक्य, बी कौटिल्य, सी विष्णुगुप्त, डी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन होगा डी उपयुक्त सभी। चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त सब कहते थे। 77 का बच्चों डी लिख लीजिए। चलिए अब 78 का जवाब देंगी पायल, पायल, पायल पढ़िए। पायल का हो चुका है। हो चुका है। चलिए सिंघम, सिंघम नहीं रहने दीजिए। सिंघम, सिंघम। हाँ पढ़िए। आज का भी बोल दी। चलिए लेकिन लेखों में मैम आयुषी यादव बोल रही है। लेकिन लेखों में मौर्य को किस नाम से जाना जाता है? पोस्ट बेटा आप क्या लगता है कुछ नेटवर्क इशू है? हम पढ़ दे रहे हैं। लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है? सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, मैग्नेटिजीज और अलेक्जेंडर। बेटा इसका वैसे तो इसका दोनों ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ ए और बी करके दे दिए। इसका ऑप्शन तो ऊपर दोनों है। लैटिन में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। इसका तो ए और बी। मैम भी होगा। एक होगा। मैम बी वाली होगा। सी होगा। डी होगा। शांत रहिए, शांत रहिए। क्या तरीका है? शांत रहिए। इसका ऑप्शन दोनों है। सेंड्रोकोटस भी बोला जाता था उनको, एंड्रोकोटस भी। ऊपर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ साफ साफ लिखा है ग्रीक और लैटिन देशों में अच्छा हाँ, ग्रीक में उन्हें सेंड्रोकोटस बोला जाता था और लैटिन में उनको एंड्रोकोटस बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे लैटिन के बारे में बोल रहा है ना, तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि लैटिन भाषा में पूछ रहा है, तो इसका बी ऑप्शन होगा एंड्रोकोटस। अब चलिए समस्त का पर्यायवाची है। समस्त का पर्यायवाची आधा, समस्या, समृद्ध, बराबर। समस्त मतलब, चलिए इसको बताएंगे। एक मिनट। मुस्कान, मुस्कान। चलिए चलिए पढ़िए, जल्दी पढ़िए बेटा, क्लास ओवर भी होनी है। चलिए पढ़िए। हाँ पढ़िए।